डियर स्टूडेंट, आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अशोक का धम्म हर एक साल छोड़कर बड़ा क्वेश्चन या फिर छोटे क्वेश्चन के रूप में आता ही है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अशोक का धम्म। धम्म का मतलब कोई धर्म नहीं है, और इस धम्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। उसी के बारे में धम्म क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसके सकारात्मक पक्ष क्या है, उसके नकारात्मक पक्ष क्या है, अशोक के धम्म का परिणाम क्या निकला, अशोक के धम्म के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सब चर्चा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अशोक का धम्म, जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में अगर बताएं कि धम्म जो है उसका स्वरूप धर्म से संबंधित नहीं था, यानी धार्मिक नहीं था, बल्कि इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दिखाई देता है। इसे हम बौद्ध धर्म का प्रतिरूप भी नहीं मान सकते। जैसा धम्म शब्द से प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, बौद्ध धर्म से भी इसको संबंधित नहीं मान सकते, और न ही इसको किसी बौद्ध धर्म का विस्तार भी कहा जा सकता है। धम्म के जो मुख्य तत्व है वो बौद्ध धर्म से नहीं जुड़े थे, और न ही धम्म मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ठीक है, तो ये बात इन 3-4 लाइनों में क्लियर है। पहला, धार्मिक नहीं था धम्म। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था इसका, दिखाई देता है। और बौद्ध धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं था, न तो कुछ इसमें बौद्ध धर्म से कुछ चीजें जुड़ी है, और न ही बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। इन 3-4 लाइनों में बहुत कुछ है। आगे अगर देखते हैं कि धम्म है उसका स्वरूप एक नैतिक है। अगर हम धम्म के वास्तविक स्वरूप को देखें तो हम ये पाते हैं कि यह एक नैतिक आचार संहिता है। कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल आता है कि अशोक का धम्म है, तो जहां भी नैतिक आचार संहिता शब्द आ जाए तो मान लो सही है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्यों पर ही बल दिया गया है, और इसके अंतर्गत वे ही बातें हैं जो मनुष्य को मानव के रूप में परिवर्तित करती है। धम्म में व्यक्ति विशेष के उत्तरदायित्व पर भी बल दिया गया है, व्यवहार पर बल दिया गया है, आदर सम्मान की भावना पर बल दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सारी चीजें जो है नैतिकता से रिलेटेड है। अगला देखते हैं कि धर्म का जो स्वरूप है वो मानवीय भी है, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। धर्म जो है वो हिंसा का विरोधी है। इसके अंतर्गत स्वामी और नौकरों के बीच बेहतर संबंध बनाए जाने की बात की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धम्म में न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं की सुरक्षा की बात भी कहीं न कहीं कही गई है। इसके अंतर्गत पूरे प्राणी समुदाय की सुरक्षा की बात की गई है। जो भी प्राण, जिस भी वस्तु में प्राण है, पशु हो, मानव हो, तो उसके सभी की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धम्म का जो स्वरूप है वो बहुत विस्तृत था। धम्म की अवधारणा किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष पर भी लागू नहीं होती, बल्कि यह आम लोगों के लिए है, और यह हर व्यक्ति को समाहित करने की बात करता है। इसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई स्वामी है, न नौकर है, तो सब में एक बेहतर तालमेल होने की बात धम्म करता है। धम्म के जो तत्व है वह समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्व रखते हैं। यह संकीर्ण या संकुचित अवधारणा का परिचायक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि धम्म का स्वरूप सामाजिक भी है।
क्योंकि इसकी अवधारणा के साथ साथ कुछ सामाजिक उद्देश्य भी जुड़े हुए हैं। हम धम्म को एक सामाजिक तनाव के समाधान के रूप में भी यहां देख सकते हैं, क्योंकि धम्म के अंतर्गत सामाजिक समन्वय स्थापित करने की बात की जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सामंजस्य, एक तालमेल स्थापित करने की बात यहां की गई है। सामाजिक एकीकरण को लाने की बात की जाती है। धम्म का राजनीतिक पहलू अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि इसकी शुरुआत के पीछे जो भी उद्देश्य थे उसमें एक राजनीतिक पहलू भी देख सकते हैं, क्योंकि धम्म को एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जिसके द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित की जा सके। तो यह एक सामाजिक अवधारणा थी, यह एक प्रकार की आचार संहिता थी जिसमें सामाजिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। सामाजिक व्यवहार धम्म की नीति का केंद्र बिंदु था, जिसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा है। इसके द्वारा एक सामाजिक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह मानवतावादी मूल्य एवं प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थापित करने पर विशेष बल देता है। धम्म की एक जीवन शैली थी जिसके अंतर्गत नैतिकता एवं व्यवहारिकता पर विशेष बल दिया जाता है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसे लोगों के समक्ष लाने की कोशिश की गई थी। मानव की एक विस्तृत दृष्टिकोण को जन्म देने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत संकुचित सीमाओं से बाहर निकलकर मानवीय आदर्शों को ग्रहण किया जाता था। जिन सिद्धांतों के पालन से नैतिक उत्थान संभव था उसी को अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। तो देखो, इतना एक विस्तार से आपको इसका बताया गया है। हमने धम्म का मानवीय स्वरूप आपको बताया है, धम्म का सामाजिक स्वरूप हमने बताया है। धम्म में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पहलू भी हमें दिखाई दिया गया है, लेकिन घूम फिर के अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो यह एक सामाजिक अवधारणा है, एक प्रकार की नैतिक आचार संहिता है जो सामाजिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि धम्म कोई धर्म नहीं है, यह पहले क्लियर हो जाना चाहिए। धार्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह क्लियर हो जाना चाहिए। इसका स्वरूप हम धर्म निरपेक्ष मान सकते हैं, यह कई हद तक सही है, बिल्कुल ही, है ना। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें क्योंकि धम्म शब्द एक ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म से प्रभावित होगा, तो बौद्ध धर्म से जोड़कर इसको बिल्कुल भी नहीं देखें। तो ये एक अशोक के अभिलेखों में जो धम्म कहा गया है वो पूरा एक मानव के नैतिक उत्थान के लिए जो भी चीज समाज में की जाती है वो सब चीजें इसमें समाहित है। अब इसमें देखते हैं कि अशोक के दूसरे और सातवें लेखों में धम्म की व्याख्या को इस प्रकार बताया गया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, है ना, मीठा बन के रहना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दया, दान और सुचिता, सुचिता यानी शुद्धता। तो ये सब जो अच्छे शब्द यहां पे शब्दावली बताई गई है तो वो सारी चीजें धम्म के अंतर्गत है। आगे ये भी कहा गया है कि धम्म के प्राणियों का वध नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, दास और मृत्यु के प्रति उचित व्यवहार। उसकी इच्छा थी कि सभी वर्गों के अनुयायी साथ साथ मिलकर सद्भावना एवं प्रेम से रहे। तो ये सब एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू यहां पर धम्म का हमें यहां दिखाई देता है। इन समस्त विशेषताओं को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का जो धम्म है वो रूढ़िवादी, कर्मकांडवादी, गुण क्रियावादी, दर्शन मूलक नहीं था। वह तो अति सरल, विशुद्ध, व्यवहारिक और सर्वग्राही आचार तत्वों से समन्वित था।
इसलिए उसके धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थी और उसकी व्याख्या विधि विधान विधान रूप से नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि इसमें फिक्स कर दिया गया हो इस धर्म के लिए या उस धर्म के लिए। ये सभी धर्मों के लिए मान्य थी। इसमें वो सब बातें थी कि सभी धर्म के लोग उसको स्वीकार करते हैं, मानने वाले थे। यहां पर फिर से एक बार हम क्लियर करना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म से समानता रहने के बावजूद भी अशोक के धम्म में बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई। अब देखो, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो बौद्ध धर्म में मिलती है और धम्म में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को यहां पे लागू किया गया हो। इसमें इससे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्गों आदि का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। अशोक न तो अपने धम्म के लिए संघ की ही व्याख्या करता है और ना ही भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने के लिए भी कहता है। तो इस प्रकार अनेक समानताओं के रहने के बावजूद भी अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए अशोक ने जिस धर्म को अपनाया और प्रचार किया वह सभी के लिए हितकारी था और लोक कल्याणकारी था। आचार संहिता सिद्धांतों का एक समूह अशोक के धम्म में दिखाई देता है। अशोक का धम्म जो था वो आचार के सर्वसम्मत नियमों से था, जिसमें दया, दान, सत्य, गुरुजन, माता पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो ये अशोक के धम्म के कुछ स्वरूप थे। बाह्य रूप में वह उन गुणों पर जोर देता था जिनसे समाज का नैतिक उत्थान था, और उनका वर्णन वो 7वें और दूसरे स्तंभ लेख में वो करता भी है। वह ये भी चाहता था कि लोक कल्याणकारी भी लोगों को करना चाहिए। पेड़ लगाना, बाग लगाना, कुएं खुदवाना, प्याऊ लगवाना, ये सब चीजें हैं। पशुओं की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, सबको दान देना चाहिए, नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई है। दूसरा इसने बताया था कि कुछ नकारात्मक जो कुछ चीजें थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से हिंसा, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या के भाव हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। इस पर भी वह जोर देता है। तो अशोक ने जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उपदेश तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उसे अपने निजी जीवन में भी चरितार्थ उसने किया, क्योंकि उसने ब्राह्मणों, आजीविकों, निग्रंथों तथा संप्रदायों को भी उल्लेख किया और सभी के हितों को ध्यान में रखा। अहिंसा अशोक के धर्म का अन्य महत्वपूर्ण अंग था। उनका कहना था कि जीवन के सभी रूप पवित्र होते हैं। उसकी अहिंसा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, पशु पक्षियों के जीवन को भी उसने पवित्र माना है। शाही भोजनालय के लिए सैकड़ों पशुओं का वध होता था, उसे उसने बंद करवा दिया था। और दूसरे स्तंभ लेख में कहता भी है कि रसोई में सीमित मात्रा में बिल्कुल इसको करवा दिया था कि कुछ 1-2 चीजें हैं, उसके अलावा किसी भी पशु का वध नहीं किया जाए। अहिंसा के सिद्धांत को उसने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उसको कार्यान्वित करके उसने दिखाया था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 261 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के उपरांत उसने युद्ध तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया था। वास्तव में अशोक के धम्म के कुछ सैद्धांतिक पहलू भी हम बता सकते हैं कि वह परलोक में विश्वास करता था तथा अपनी प्रजा की भौतिक एवं इहलौकिक कल्याण की कामना भी वो करता था, कि प्रजा का जो भौतिक कल्याण भी हो और इस लोक में ही कल्याण की कामना वो करता था। अशोक उदार विचार का था एवं सभी धर्मों का प्रचार चाहता था। वह पशुओं की अवज्ञा, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म मंगल की श्रेष्ठता, धर्मदान की महत्ता स्थापित करने का भी प्रयत्न करता था। धर्म उन्नति के लिए पराक्रम आवश्यक माना गया था। यह पराक्रम आत्म परीक्षण, उत्साह और निजति यानी कि ध्यान से प्राप्त हो सकता था। वह धर्म, विजय और सच्चे यश की भी कामना करता था। तो धम्म को वह अपने शासन का एक प्रमुख आधार मानता था, है ना। पूरा रेड सब कुछ किस पे था? धम्म पर था। और ये धम्म की नीति अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तार से इसके बारे में भी काफी कुछ थोड़ा बताया गया है। कलिंग विजय के बारे में उसमें बताया गया था। उसके बाद कैसे इसका परिवर्तन होता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष का।
तो अशोक ने अपने धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया था, जो उसके अनुसार दो प्रकार के थे। स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता और साथ ही उसके विचारों तथा विश्वास की सहिष्णुता। अहिंसा अशोक के धम्म का एक और बुनियादी सिद्धांत यह माना गया है, जिसके बारे में अभी आपसे हमने चर्चा की। तो ये सब चीजें अशोक के धम्म में हम देख सकते हैं। आगे आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको सामने दिखाई भी दे रहा है, काफी कुछ दिखाई दे रहा है कि धम्म के एक जो प्रमुख तत्व थे उसमें भी आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या बताया गया है। सामाजिक व्यवहार, संबंधियों के प्रति आदर, ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं के प्रति आदर, युद्ध बंदियों एवं दासों के प्रति मानवीय बर्ताव, यज्ञों पर प्रतिबंध, खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध हो, सामाजिक कल्याण कार्यों के आधार पर शासन हो, पैतृक राजतंत्र, सहनशीलता, धम्म के द्वारा विजय यात्रा, अहिंसा। तो ये सब चीजें उसके धम्म के तत्व थे, उसकी विशेषताएं थी धम्म की। अब हम देखते हैं कि अशोक द्वारा धम्म की स्थापना का क्या कारण रहा है। आखिर अशोक का धम्म इतना प्रसिद्ध हुआ है कि हर जगह अगर हम अशोक को पढ़ेंगे तो हमें अशोक को धम्म को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर अशोक का अध्ययन ही अधूरा है। तो आखिर क्या कारण रहे कि अशोक को धम्म की स्थापना करनी पड़ी। प्रारंभ से ही मौर्य शासक धर्म में गहरी अभिरुचि रखते थे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे श्रवण बेलगोला जाता है, जैन धर्म अंगीकार करता है और वो केवल की प्राप्ति करता है। उसके बाद बिंदुसार को भी हमने देखा था कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था वो। अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये लोग थे, मानते थे, लेकिन ये है धर्म सहिष्णुता थे सारे शासक, और किसी के धर्म का विरोध भी नहीं करते थे, परंतु उनकी अपनी धार्मिक आकांक्षाएं थी जिन्हें वे पूरा किया करते थे। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को भी बताया जैन धर्मावलंबी था, है ना। बिंदुसार भी बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। तो ये सब चीजें थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से विदेशियों के साथ मौर्य के संबंध भी बढ़े थे, और इन संबंधों ने मौर्य साम्राज्य की रूढ़िवादिता को समाप्त करने एवं स्वतंत्र रूप से विचार करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया था। ये चीज कहां से सीखी? जो उनके संबंध विदेशियों के साथ, यमन जो लोग आए थे सेल्यूकस के बाद, मेगास्थनीज दरबार में रहा था, तो वहां से जो लोग आए थे यहाँ रुक गए थे, तो उन लोगों से इन लोगों ने ये चीज सीखी कि साम्राज्यवाद की रूढ़िवादिता को समाप्त करना और स्वतंत्र रूप से विचार करना। तो ये जो प्रवृत्ति है वो उन्होंने यूनानियों से सीखी। वे तत्कालीन सामाजिक धार्मिक समस्याओं में दिलचस्पी भी अब लेने लगे थे, क्योंकि अशोक जिस वातावरण में पैदा हुआ था उस वातावरण ने उसकी मानसिकता को प्रभावित किया था, और उसी का परिणाम था कि धम्म की स्थापना की। क्योंकि जो हम पहला देखा था, जब प्रारंभिक जीवन अशोक का देखते हैं और उसके साम्राज्य जो राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व, उससे 7 वर्ष का शासन वो एक चंडाशोक के रूप में उसने किया है। तो वो एक वातावरण उसने ऐसा देखा था, और फिर कलिंग की लड़ाई होती है जो पूरा उसका हृदय परिवर्तन करता है। तो कुछ ये सारी जो भी उसने महसूस किया वो सी चीजों का, तो उस सब चीजों का परिणाम ही निकला कि वो धर्म की स्थापना करता है। धार्मिक आंदोलन ने सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया था, अतः ऐसी स्थिति में टकराव की संभावना थी। इसको रोकने के लिए, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए तथा जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही अशोक ने धम्म का निरूपण किया है। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब धार्मिक आंदोलन होता है, धार्मिक आंदोलन मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय होता है, तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया था, है ना। धार्मिक आंदोलन हुआ तो जैसे पहले आप देखते हो कि ऋग्वेद काल में ब्राह्मण सर्वोच्च थे, लेकिन धार्मिक आंदोलन जब होता है तो क्षत्रिय सर्वोच्च हो जाते हैं। तो यहां पर एक स्थिति टकराव की हो जाती है समाज में। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अशोक को लगता था सामाजिक एकता को बनाए रखना जरूरी है, और जनसाधारण की अगर सहानुभूति भी प्राप्त करना है तो इन सब चीजों के लिए वो धम्म का निरूपण करता है। इस काल में विभिन्न धर्मों तथा वर्गों के लोगों के बीच वैमनस्य की भावना, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, व्यापारियों का उदय, व्यापार संघ की भूमिका, इन सब परिवर्तनों की वजह से एक सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हुआ था, और इस सामाजिक तनाव के समाधान के रूप में भी धम्म की शुरुआत हम मान सकते हैं। अशोक के धम्म का एक राजनीतिक कारण भी यहाँ रहा है,
देख सकते हैं कि अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था और इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे तथा साथ ही अनेक राजनीतिक इकाइयां भी थी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था। भाषा अलग है, खान पान अलग है, क्षेत्र अलग है, तो बहुत सी परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इन सबको एक सूत्र में बांधकर लंबे समय तक रखना बहुत कठिन कार्य था। तो सबको एक सैद्धांतिक सूत्र में बांधकर लंबे समय तक एक साथ रखा जा सके, इस कारण चलते अशोक ने धम्म का निरूपण भी किया और इसके प्रसार के लिए उपाय किए ताकि उसके सिद्धांतों को साम्राज्य के हर कोने तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू भी रहा है अशोक का, धम्म का, क्योंकि उसके साम्राज्य को अगर उसको लंबा चलाना है, बचाए रखना है, तो एक जो सामाजिक ताना बाना है और राजनीतिक इकाइयां जो भी अनेकों है, उन सबको एक सूत्र में अगर बांधना है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं वो एक धम्म का निरूपण करता है। तो ये था एक अशोक का धम्म, जिसके हमने आपको उसकी परिभाषा बताई और उसके सकारात्मक कुछ पक्ष बताए, कुछ नकारात्मक पक्ष बताए। तो ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हो धम्म में। कुल मिला के यह एक नैतिक आचार संहिता थी। अब धम्म का पतन, इस पर भी हमें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि अशोक का धम्म में प्रगाढ़ विश्वास था और उसका विचार भी था कि धम्म सभी राजनीतिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम भी है। प्रारंभ में इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाना था, परंतु बाद के दिनों में अशोक द्वारा लोगों के धम्म को स्वीकार किए जाने पर बल दिया जाने लगा था और इससे धम्म की लोकप्रियता को कुछ हद तक कम किया गया। पहले हम देखते हैं कि धम्म की अवधारणा काफी सरल थी, संरचना जटिल इतनी नहीं थी, परंतु बाद के दिनों में ये धीरे धीरे जटिल होती चली गई और इस अवधारणा को विस्तृत रूप दे दिया गया। इससे भी इसकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई। बाद के दिनों में केंद्र में कमजोर शासकों की उपस्थिति के कारण धम्म महामात्रों पर नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए तथा लोगों के दैनिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगे। इससे भी धर्म की लोकप्रियता में कमी आई, क्योंकि जो अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्तियां की गई थी, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला कि उन लोगों की उपस्थिति, जो कमजोर शासकों की उपस्थिति के कारण इन लोगों का नियंत्रण उन पर कमजोर हो गया, जिससे वे धम्म महामात्र अधिक शक्तिशाली हो गए, तो वो लोग दैनिक जीवन में हस्तक्षेप भी करने लगे। तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं धर्म, इसकी धम्म की लोकप्रियता में कमी आना बताया। अशोक के बाद जो शासक आए, चाहे संप्रति हो, कुणाल हो, तो वो धम्म के महत्व को ठीक ठाक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि धम्म की जो राजनीतिक सामाजिक अवधारणा थी, सामाजिक तनाव को दूर करने तथा राजनीतिक एकता स्थापित करने में धम्म की जो भूमिका थी, उसे ये बाद के शासक समझ ही नहीं पाए और धम्म के प्रति इनका रुख काफी उदासीन भी रहता है। तो इससे भी धम्म के पतन में अपना योगदान हम देख सकते हैं कि धम्म का पतन किस प्रकार होता है। एक मिला जुला अगर हम देखें कि इसकी क्या सफलता है, क्या असफलता है, तो उसका भी हमें निष्कर्ष यहाँ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि धम्म का मुख्य जो उद्देश्य था वो तो सामाजिक समन्वय स्थापित करना और एक राजनीतिक एकता स्थापित करना था, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में धम्म असफल रहा, क्योंकि सामाजिक तनाव वही बने रहे और राजनीतिक एकता भी हम देखते हैं कि जब अशोक कमजोर, बाद में अशोक के बाद बिल्कुल कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो भी कायम नहीं की जा सकी। अशोक के काल में कुछ हद तक इसने लोगों को थोड़ा प्रभावित किया था, किंतु जिस राजनीतिक एकीकरण की जरूरत थी साम्राज्य के आधार को मजबूत बनाने के लिए, उस परिप्रेक्ष्य में धम्म पूरी तरह से असफल हो रहा। परंतु उस काल के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा, जब इसे लागू किया तो इसका एक विशेष महत्व भी था। यह एक नई तरह की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा थी। एक नई तरह की सामाजिक राजनीतिक अवधारणा की शुरुआत की दिशा में अशोक की जो पहल की वह कोशिश थी, वह वास्तव में सराहनीय थी, क्योंकि अशोक से पहले इस तरह की अवधारणा का कोई उल्लेख हमें आज तक नहीं मिला है। इसलिए इस नई अवधारणा की शुरुआत की दिशा में पहल के लिए अशोक को कहीं ना कहीं श्रेय तो देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये तो किताबी ज्ञान था, जो भी था, किसने क्या लिखा है, कुछ सफलता बताते हैं, कुछ असफलता बताते हैं,
लेकिन इसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो अशोक का धम्म जो था वो बहुत ही लोकप्रिय था और उसके सकारात्मक परिणाम काफी बड़े स्तर पर निकले हैं और उसमें उस सब चीजों को समाहित किया गया था और आज भी कहीं ना कहीं उस नीति पर चलने की कोशिश की जाती है। तो अगर परवर्ती जो भी शासन आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अशोक के धम्म से बहुत सी चीजें लेते भी हैं। तो निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जो एक नई अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट अशोक लेके आया, तो उसके लिए तो अशोक को हमें श्रेय देना ही पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अशोक का धम्म, जो मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक था जिसकी हमने आप चर्चा की है। उसके धम्म के पतन के आखिर इसका गिरावट क्यों आती है उसके बारे में भी कुछ आपको बताया है। सफलता असफलता का कुछ निचोड़ भी यहाँ पे निकाला है। धम्म में क्या क्या है, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर हमने यहाँ पे जोर दिया है। धम्म के तत्व क्या क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है और कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई थी कि अशोक का धम्म वास्तव में है क्या, है ना। कुल मिला के अशोक का धम्म क्या है, एक नैतिक आचार संहिता है। तो यही था अशोक का धम्म। थैंक यू।